नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आपको हमने कहा था कि यहाँ पर ब्रिक्स की जो आज विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है नई दिल्ली में, उसके बारे में तमाम अपडेट्स मैं शाम में आपको दूंगी, तो इसलिए मैं हाजिर हूँ क्योंकि ये जो फोरम है ये एक रीजनल फोरम है और जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है, जिसमें यूरोपियन अमेरिका के जो एलाइज हैं वो शामिल नहीं है। ब्रिक्स एक ऐसा फोरम है जो दुनिया की लगभग 40% की जो जीडीपी है उसे और लगभग 26% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। आपको हम ये भी बता दें कि जहाँ तक ब्रिक्स का सवाल है, इसमें ज़्यादातर जो है 11 इस वक्त इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जिसे हम कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का हिस्सा है। ओरिजिनली दरअसल ये ब्रिक बना था, जिसमें कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे और करीब आपकी 2006 में जब इसकी बैठकें शुरू हुई थी, विदेश मंत्रियों के स्तर पर 2009 में पहली शिखर वार्ता हुई बीआरआईसी की और उसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा। बहरहाल इसमें 2023 में जाकर ब्रिक्स ने न्योता दिया था दूसरे मुल्कों को, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, कि आप सदस्य बन सकते हैं, जिसके बाद इन देशों ने सदस्यता के लिए अप्लाई की। सऊदी अरेबिया अभी तक ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है और दूसरे जो मतलब क्योंकि फॉर्मल स्तर पर आपको उसको ज्वाइन करना पड़ता है इनविटेशन मिलने के बाद भी, और उधर आपकी कुछ और देश हैं जिनको एक्सटेंड किया गया था इनविटेशन। अर्जेंटीना ने हालांकि टर्न डाउन कर दिया था दिसंबर 2023 में इनफैक्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं पश्चिमी मुल्कों के साथ में, जो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट थे हावियर मिले, उन्होंने कहा था कि मैं पश्चिमी मुल्कों के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाऊंगा। और इसकी जो आखिरी हमने देखा जो ब्रिक्स में एडिशन हुए हैं वो इंडोनेशिया की हुई थी जनवरी 2025 में, जब उसकी मेंबरशिप आखिरकार अप्रूव हो गई। तो रशिया ने 2024 में इसके एनुअल शिखर मीटिंग को होस्ट किया था और इस दफा बारी भारत की है। भारत इसका चेयर है और इसीलिए जब आप शिखर वार्ता की बात करते हैं तो उसके पहले कई राउंड्स ऑफ मीटिंग होती हैं। तो अभी ये विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है और इसमें जैसा हमने आपको पहले बताया कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, वो शामिल नहीं हुए क्योंकि आज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चीन में मौजूद हैं। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की, टेम्पल ऑफ हेवन में साथ गए, दोनों स्टेट बैंक्वेट में शिरकत की। कल भी दोनों शीर्ष नेताओं के बीच में एक बायलैटरल टी है, वर्किंग लंच है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रवाना होंगे वहां से। हालांकि ये सवाल जरूर बनता है कि चीन किसी और सीनियर अपने लीडर को भेज सकता था एज एन ऑल्टरनेट, लेकिन यहाँ पर चीन के एम्बेसडर ने जो है इसे अटेंड किया है। बहरहाल ब्रिक्स की इस मीटिंग में जिन पर नजरें सबसे ज्यादा बनी हुई हैं वो है सैयद अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं। और अब्बास अराक्ची जब आए दिल्ली तो जाहिर सी बात है उनको रिसीव, जो सेक्रेटरी वेस्ट है हमारे जॉर्ज सीबी, उन्होंने उनसे मुलाकात की और सैयद अब्बास अराक्ची ने, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की, हैंडशेक किए। एक सामूहिक रूप से जो है ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर कॉल ऑन किया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री लावरोव की अलग से भी मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। तो इस ब्लॉग में थोड़ा सा मैं आपको अपडेट्स दे दूं कि देखिए ब्रिक्स की ये जो टाइमिंग है ये निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। एक ऐसे वक्त में जब युद्ध, आप देख ही रहे हैं खाड़ी में क्या हालात है। ईरान युद्ध जो 28 फरवरी को जिसकी शुरुआत हुई, जब इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत की, अयातोल्ला अली खामनेई की मौत, उनकी किलिंग होती है, उनकी जान जाती है उन हमलों में। और उसके बाद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक सामरिक टूल बन गया है ईरान के लिए। ईरान ने साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हम किसी भी जंगी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। अगर आप हमारे किसी दुश्मन मुल्क के साथ खड़े हैं या दुश्मन मुल्क हैं, हमसे लड़ रहे हैं या लड़ने में मदद कर रहे हैं, तो आपके जहाज़ों को हम गुजरने नहीं देंगे। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नेवी के ज़रिए ब्लॉकेड की शुरुआत की। उससे मामला और उलझ गया और पेचीदा हो गया और जिससे कोई समाधान नहीं निकला, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही जो है मुश्किल भंवर में फंस गए कि आखिर इस युद्ध से कैसे निकले वो उनको समझ में नहीं आ रहा है।
तो इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप आज चीन गए हुए हैं, वहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको ज़रा-सा दिखा दूँ। व्हाइट हाउस की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, ये बातचीत होने के बाद आई हैं और उसमें दोपहर में हमने बात की थी, आप देख सकते हैं उस शो को जहाँ अंतरा घोषाल के साथ मैंने बात की थी, चाइना एक्सपर्ट के साथ में, कि कैसे शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि हमें तो पार्टनर्स होना चाहिए, राइवल्स नहीं होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप भी जो हैं शी जिनपिंग की तारीफ करते-करते नहीं थक रहे थे, "यू आर अ ग्रेट लीडर, वी आर हियर टू पे रिस्पेक्ट्स।" बहरहाल जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उस स्टेटमेंट में एक इम्पोर्टेंट लाइन है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि the Strait of Hormuz must remain open. The two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. President Xi also made clear China's opposition to the militarization of the strait and any effort to charge a toll for its use. तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है मिलिटराइजेशन नहीं होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का और उसमें किसी तरह का कोई टोल चार्ज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एक्चुअली ही आज जब ये मुलाकात हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में, तो उस दौरान खबर आ रही थी कि चीन के शिप्स जो हैं वो अलाउ किए जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अभी चूंकि रीनेम किया गया है पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, जिसमें ईरान कह रहा है कि वो ओमान के साथ मिलकर उसकी तमाम जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसको फाइनलाइज कर रहा है कि आगे चलकर कैसे कंट्रीज परमिशन ले सकते हैं और उसके बाद उनके जहाज वहां से गुजर सकते हैं। भारत के अभी भी 1 दर्जन ऑयल टैंकर्स वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं। करीब 1 दर्जन हमारे टैंकर्स निकल आए हैं वहां से और 1 दर्जन अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि शी जिनपिंग एक पन्ने पर आए अमेरिका के साथ में, ताकि वो ईरान पर हावी हों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मसले को कैसे सुलझाया जा सके। देखिए, अब शी जिनपिंग कोई फूलिश नेता तो है नहीं। वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल वाले नेता भी नहीं हैं। वो जो कुछ करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। शब्द भी जो है बहुत सोच समझ कर ही वो बोलते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी बक-बक करते रहते हैं, कुछ भी उल-जुलूल बोलते रहते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी जो है स्टर्न और असर्टिव उनकी बॉडी लैंग्वेज है। एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है जो ये कहता है कि चीन अमेरिका को ये कोई हक नहीं देता कि वो चीन को बुली कर सके। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप जो एक क्विंटेसेंशियल बुली है, उनके सामने अगर आज कोई खड़ा है सशक्त रूप से, तो वो दरअसल शी जिनपिंग ही है और यही वजह है कि शी जिनपिंग के बारे में आप नहीं देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, कोई उल-जुलूल बात कर रहे हों, उनकी मिमिक्री कर रहे हों। वहाँ पर वो बहुत सँभल जाते हैं। इंडिया को लेकर वो कुछ भी कहकर चले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सीज़फायर के लिए, मीडिएशन के लिए इतनी बार जो है इन्होंने अपना श्रेय ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी की जब हार्ले डेविडसन को लेकर पहले कार्यकाल में उनकी बहुत मतभेद चल रही थी, तो वो उनको मिमिक मिमिक किया करते थे। भारत को हेल-होल बोल देते हैं। ये सब चीज़ शी जिनपिंग और चीन के साथ तो वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि चाइना स्टैंड्स अप। ये अगर उन पे 100% टैरिफ लगाते हैं, तो चाइना भी वापस इन पे 100% टैरिफ ठोक देता है। ये अगर चीन की कंपनियों पर सैंक्शन लगाते हैं, तो चाइना भी अमेरिकियों पर सैंक्शन लगा देता है। और चाइना के पास में रेयर अर्थ मटीरियल है, जिसको लेकर वो पूरी तरीके से जो है अमेरिका को ब्लैकमेल कर देता है कि भई हम नहीं देंगे सप्लाइज़, ठीक है करो। आपकी मैन्युफैक्चरिंग में जो आप बिग टेक कंपनीज़ के अपने जितने बड़े टेक्नोलॉजी फर्म्स के इतने सीईओज़ एप्पल, एनवीडिया, इलॉन मस्क इन तमाम लोगों को लेकर जो आप बारात लेकर पहुँचे हो, कर लो जो करना है। टेक्नोलॉजी में भी जो है चीन इस वक़्त इतना आगे निकला हुआ है, तो यही वो कॉन्फिडेंस है। देखिए एक नेशन के अंदर ये कॉन्फिडेंस जो है ना सिर्फ़ खुद की पीठ थपथपाने से नहीं आता। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है? आपकी एक्सपोर्ट कैपेसिटी कितनी है? आप पर दुनिया के दूसरे देश कितने निर्भर हैं? ये तय करता है एक्चुअली में कि आप विश्व गुरु हैं या नहीं। खुद को सिर्फ़ कह देने से कोई विश्व गुरु नहीं बनता। बहरहाल, तो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ का मसला निश्चित रूप से बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन वहीं ये भी आपको बता दें कि जहाँ तक आपके शी जिनपिंग का सवाल है, अगर वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे चलो हम मिलिटराइज़ेशन नहीं चाहते हैं, टोल्स नहीं चाहते हैं, ताइवान को लेकर चीन ने अपनी रेड लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं और चीन ने कह दिया है
शी जिनपिंग स्ट्रेस्ड, ये चाइना की रीड आउट है और इसके बाद वापस से ब्रिक्स के अपडेट्स आपको दूंगी मैं। शी जिनपिंग स्ट्रेस्ड दैट द ताइवान इशू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन साइनो यूएस रिलेशंस. If it is handled properly, the relationship between the two countries will remain generally stable. If it is not handled well, the two countries will collide or even conflict, pushing the entire Sino US relationship into a very dangerous situation. Taiwan independence and peace in the Taiwan Strait are incompatible, and maintaining peace and stability in the Taiwan Strait is the greatest common denominator between China and the United States. तो ताइवान का कार्ड जो है अमेरिका ना खेले, ये शी जिनपिंग ने बड़ा साफ कर दिया है. सो दिस रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इंडिया भी जो है आखिर ताइवान को लेकर क्या पोजीशंस आगे ले सकता है अगर अमेरिका और चाइना में रीसेट हो जाती है, तो अगर इनके संबंध एकदम ठीक हो जाते हैं तो क्या हम ताइवान को लेकर जिस तरह की पोजीशंस लेते हैं, उनके साथ डील करते हैं इंडिपेंडेंटली, जिस पर चाइना अपना हक मानता है, उसमें क्या दिक्कतें आएंगी, ये देखने वाली बात होगी. बहरहाल, तो ये मैंने कहा कि जो आप देख रहे हैं ईरान की जो बातें यहाँ दिल्ली में चल रही हैं, उसी के साये में मीटिंग हो रही है शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है. दुनिया भर से आज खबरें आ रही हैं एयरलाइंस की फ्यूल शॉर्टेजेस की, एयरलाइंस के कैंसलेशंस की. इंडिया में तो पैनिक मोड है ही प्रधानमंत्री के ऑस्टेरिटी मेजर्स के तमाम अपील्स के बाद में कि पता नहीं क्या होगा, क्या फॉरेन टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे अगर आप फॉरेन हॉलिडे पर जाते हैं, क्या किसी तरह से कोई अघोषित लॉकडाउन हो जाएगा. अब दिल्ली सरकार ने आज कह दिया है कि 2 दिनों के लिए जो है दिल्ली सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने क्लासेस को भी कहा कि आप ऑनलाइन शिफ्ट हो जाइए. तो बहुत पैनिक हो रहा है और ये सब कुछ जो है इसका जड़ तो वही गल्फ है जो युद्ध जारी है. और युद्ध की शुरुआत किसने की वो आपको बार बार भूलना नहीं चाहिए, इजराइल और अमेरिका ने. और उधर जो एक और पेच फंस गया है जो इस वक्त ब्रिक्स के लिए कांटा बन गया है, वो है ईरान वर्सेस यूएई. क्योंकि यूएई भी सदस्य देश है और यूएई और ईरान के बीच में अब डिफरेंसेस इतने शार्प हो गए हैं कि अब ईरान इनफैक्ट साफ साफ कह रहा है, और अब्बास अराक्ची ने भी इस बाबत जो है बयान दे दिए हैं दिल्ली आकर, कि यूएई इज एन एक्टिव पार्टनर in the US-Israel war with Iran. यूएई एक्टिवली कल्यूड कर रहा है अमेरिका और इजराइल के साथ इस युद्ध में. दरअसल कल एक खबर यह भी आई थी कि एक सीक्रेट विजिट की बात हुई थी कि कैसे इजराइल की तरफ से सीक्रेट विजिट्स हुए हैं यूएई में और दोनों के बीच में कुछ अकॉर्ड्स हो गए हैं स्ट्रेटेजिक. इजराइल की तरफ से नेतन्याहू और इजराइल की ऑफिसेज जो हैं इस बात को पब्लिक कर रही हैं, लेकिन यूएई कह रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट जो है विजिट नहीं हुआ है. अब दोनों में से कोई एक जो झूठ बोल रहा है. अब यूएई पब्लिकली दिखाना नहीं चाह रहा है कि वो कल्यूड कर रहा है, और यूएई ही वो देश है, आपको याद हो, कि जहां प्रधानमंत्री मोदी 2 घंटे के लिए नॉर्डिक समिट में यूरोप जाते वक्त कल वो रुकने वाले हैं, वहां टारमैक पर उनकी कुछ मीटिंग्स होंगी 2 घंटे के लिए. तो एक ऐसे वक्त में फिर से प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं जहां इतनी टेंशन्स ताजा हैं यूएई को लेकर. और ये जो कहा है अब्बास अराक्ची ने दैट यूएई इज एन एक्टिव पार्टनर in the US-Israel war with Iran, and there is no doubt about it. It has also become clear that they participated in these attacks and may have even acted directly against us. कि इन हमलों में यूएई ने डायरेक्टली एक रोल प्ले किया है और हमारे खिलाफ कार्रवाई की है. तो यूएई और ईरान के इन मतभेदों के बीच ब्रिक्स से कोई साझा बयान निकलने की उम्मीदें कम हैं. और भारत चूंकि इसकी अगुवाई कर रहा है, भारत चेयर है, भारत के लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त इस बात को नेविगेट करना कि कैसे जो है एक साझा बयान को लेकर बात मनवाए. ये बहुत जो है इस वक्त पेचीदा मसला बना हुआ है. जो सर्गेई लैवरोव हैं
रूस के विदेश मंत्री वो भी यहाँ पर है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी पर कॉल ऑन किया और जिसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि वेस्ट एशिया की सिचुएशन पर बातचीत हुई, पश्चिम एशिया की सिचुएशन पे, और यूक्रेन युद्ध के संबंध में भी यही कहा गया कि डायलॉग डिप्लोमेसी की जरूरत है, बातचीत की जरूरत है, वार्ता के जरिए मसलों को हल कीजिए, युद्ध नहीं कर सकते हैं। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई रशिया, इंडिया, चाइना आरआईसी फोरम को भी आप दोबारा से जो है रिवाइव कीजिए, उसमें बातचीत को कीजिए, क्योंकि अब रूस और चीन बहुत नजदीक आ चुका है पिछले कुछ वक्त से। ईरान युद्ध में वैसे तो चीन ना केवल ईरान से तेल खरीद रहा है और ईरान को टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है, एक्चुअली चीन ने जो है अपने हथियार गल्फ कंट्रीज को भी बेचे हैं। उनके उस तरीके से मिसाइल्स वगैरह तो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं क्योंकि वो युद्ध में सक्रिय रूप नहीं निभा रहे हैं, जैसा कि खाड़ी देशों में सैन्य बेसिस अमेरिका की जो है उनको नुकसान पहुंचा है, उनकी आर्टिलरी एम्यूनेशन को नुकसान पहुंचा है, डिस्ट्रॉय हुए हैं। तो चीन हैज इमर्ज मच स्ट्रॉन्गर फ्रॉम ऑल ऑफ दिस गेम। इट हैज एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम द वॉर। दूर से है, उनका रोल भी स्ट्रॉन्ग है एज मीडिएटर, और वहीं एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वॉर की, उससे फायदा चीन को मिल रहा है। और रशिया और चीन चूंकि आजकल एक साथ रहते हैं बहुत सारे मसलों पर, पहले इसको कहा जाता था कि अननेचुरल पार्टनरशिप है, आप है कि नेचुरल डीप फ्रेंडशिप नजर आ रही है। तो इसलिए ब्रिक्स में ईरान, रशिया, चीन एक तरफ, भारत अलग, यूएई अलग, ये सारे जो मतभेद हो गए हैं, फिर भी एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है। ब्रिक्स हो, एससीओ हो, इस तरह के फोरम्स जब होते हैं तो कम से कम एक मौका होता है कि नेता एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ आइडियाज को आप रिवॉल्व कर सके, आप थ्रो अराउंड कर सके, एंड इट्स ऑलवेज गुड। मैं हमेशा कहती हूँ कि जॉ इज बेटर देन वॉर। क्या बातचीत कर लें रादर देन कीप फाइटिंग वॉर्स, क्योंकि जिसका असर सबसे भीषण रूप से पड़ता है सबसे गरीब आम इंसान पर। और ईरान के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं काजिम गरीबाबादी, ये ईरानियन मीडिएशन जो चल रही है पाकिस्तान के जरिए से टॉक्स, उसका भी हिस्सा हैं, वो भी आए हुए हैं दिल्ली। उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट से बात की है जिसकी खबर एएनआई में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेसिकली प्रोटोकॉल्स और अरेंजमेंट्स फाइनलाइज की जा रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कैसे शिप्स गुजर सकती हैं, किस तरीके से जो है वो एक फीस देंगी ताकि जो सारी वेसल्स हैं वो इस वाटरवे का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने जो ब्रिक्स की ओपनिंग भाषण है उसमें उन्होंने कहा है कि सेफ अनइम्पीडेड मैरीटाइम फ्लोज होनी चाहिए थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स लाइक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक बार आपको सुनाती हूं कि क्या कहा डॉक्टर एस जयशंकर ने। We meet at a time of considerable flux in international relations. Ongoing conflicts, economic uncertainties, and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation. Development issues remain central. Many countries face challenges on energy, food, fertilizer, and health security, as also access to finance. BRICS can help them respond more effectively. Economic resilience is also key. Reliable supply chains and diversified markets are its essential components. We must focus on both. Climate change remains a pressing concern. Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism. Excellencies, as Chair, I will facilitate an open and constructive exchange. I encourage all delegations
to share their perspectives in that spirit. Your inputs will help guide our discussions and contribute to a meaningful outcomes. I once again welcome you all and look forward to a productive discussion. I thank you all. तो जो एक नेशनल स्टेटमेंट चेयर की तरफ से जारी किया गया है, उसमें जयशंकर की तरफ से जारी किए गए स्टेटमेंट में कॉल किया गया है कि सेफ अनइम्पेडेड मैरिटाइम फ्लोज थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होनी चाहिए। लेकिन ये मामला इतना पेचीदा बना हुआ है, एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं, जो ईरान और यूएई के बीच में इस वक्त सारे पेंच फंसे हुए हैं और जिसका खमियाजा ब्रिक्स को भी भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि एक दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनके दफ्तर की तरफ से एक पब्लिक बयान जारी किया गया और जिसमें कहा गया कि एक्चुअली इस युद्ध के दौरान जो जारी है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में, नेतन्याहू एक सीक्रेट दौरे पर गए थे यूएई, जहां उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से अल नहयान से एक मुलाकात की थी। एग्जैक्ट डेट नहीं बताया गया है और उनके ऑफिस ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू है। वैसे आपको याद होगा कि 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में राष्ट्रपति बने हुए थे, तब इब्राहिम अकॉर्ड्स की गई थी और उसके बाद जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू हुए थे यूएई और इजराइल के बीच में। और अब ये नेतन्याहू की तरफ से दावा आता है कि उन्होंने एक सीक्रेट विजिट किया। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है कि यूएई ने एक्चुअली पब्लिकली कहा कि ये ऐसा कोई विजिट नहीं हुआ है भाई, वो भी इस युद्ध के दौरान। इनफैक्ट बुधवार रात को जो है उनकी जो स्टेट न्यूज एजेंसी है WAM, उन्होंने कहा कि यूएई's relations with Israel are public and were established within the framework of the well-known and publicly declared Abraham Accords. These relations are not based on secrecy or clandestine arrangements. कि इसमें कोई खुफियापंथी नहीं है, ये पब्लिक है जहां तक इन रिश्तों का सवाल है। तो ये जो कुल मिलाकर स्थिति है, ब्रिक्स एक फोरम है जहां लोगों को आवाज जरूर मिल सकती है, लोग अपने बातें जो हैं वो रख सकते हैं और एक मौका है एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए। आज 2 सेशंस हुए हैं, कल आखिरी सेशन है, लेकिन समाधान निकलेगा या नहीं ये कह पाना मुश्किल है। सैयद अब्बास अराक्ची ने जो बातें कही अपने बयान में, उसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली जो अमेरिका की बुलिंग है उसके खिलाफ जहां तक खड़े होने का सवाल है, रेजिस्टेंस का सवाल है, वो कोई अपरिचित युद्ध नहीं है, अनफेमिलियर बैटल नहीं है। और इस रूम में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब ने कोई ना कोई जो है वेरिएशंस में आखिरकार फेस किया है अमेरिका की बुलिंग को। तो उन्होंने इस रूम से कहा कि आप लोग इजराइल और अमेरिका को कंडेम कीजिए, इस युद्ध को आप अवैध बताइए। तो ब्रिक्स पर कल फाइनली क्या आउटकम आता है उस पर नजर बनी रहेगी। सैयद अब्बास अराक्ची कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। लैवरोव वो भी प्रेस से मुखातिब होंगे। खबर ये भी है कि भारत अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा है कि रूस पर आपने जो सैंक्शंस वेवर दिया है तेल खरीदने के लिए, उसको एक्सटेंड कर दीजिए। सोचिए क्या हालत है, एक तरफ वहां वो शी जिनपिंग है जो आंखों में आंखें डालकर ट्रंप को टिट फॉर टैट वाली गेम खेल रहे हैं, लाइक अ रियल पावर, ग्रेट पावर। एक तरफ हम लोग हैं जो अमेरिका कहता है भाई तेल मत खरीदो, तो 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से तेल नहीं खरीदने का, वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदने का। उस वक्त हमारी सारी रिफाइनरीज जो हैं वो दे वर बेस्ट सूटेड फॉर इरानियन क्रूड। हमने कहा जी हुजूर नहीं खरीदेंगे। फिर जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, रूस से हमको सस्ता तेल मिल रहा था, हालांकि उसका कंज्यूमर्स को तो प्रॉफिट नहीं मिला, पब्लिक कंपनियों को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं खरीदने का। हमने कहा ओके सर, जीरो नहीं किया इस दफा, बैक चैनल खरीद रहे थे लेकिन रिड्यूस जरूर कर दिया तेल के फ्लोज को, एक अच्छे खासे डील को मार दिया। और उसके बाद सैंक्शन वेवर हटाया, क्योंकि उसके पहले सैंक्शन प्रतिबंध लगा हुआ था रूस पर कि अगर कोई कंपनी तेल खरीदे तो फिर आप पर भी प्रतिबंध लगेगा, फिर आपकी शिपिंग इंश्योरेंस नहीं होती है, तेल खरीदना महंगा हो जाता है। अब हम अमेरिका को, और अमेरिका जब 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 उन्होंने सैंक्शंस वेवर हटाया तो वो लैंग्वेज याद है ना आपको, व्हाइट हाउस और ट्रेजरी डिपार्टमेंट का,
वी हैव अलाउड इंडिया टू बाय ऑयल, और आज भी अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका को। तो कहने की बात है, कौन विश्व गुरु है कौन नहीं है, ये जो हकीकत है, जो डायनामिक्स हैं, वो बयां करती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाती हूं मैं कि सैयद अब्बास अराक्ची, जिन पर सबकी नजरें बनी हुई है, ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने क्या बातें कही ब्रिक्स फोरम में, वो सुन लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, आदाब। Your Excellency, Dr. Jaishankar, Honorable Minister of External Affairs of India, Honorable Ministers of Foreign Affairs of the BRICS member states, distinguished representatives, esteemed colleagues. As you have all witnessed, my country has within the span of less than a year twice been subjected to brutal and unlawful aggression by the United States and Israel. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering. These are ugly things which have no place in today's world. Those who pursue reckless adventures may believe it furthers their geopolitical interests. But as consumers and governments around the world now sense and understand, regional instability is a lose-lose proposition for all sides, including the aggressors. In the face of horrific violence, the Iranian people have firmly and proudly stood up for themselves. Did we retreat from our ideal of independence? Did we surrender to the will and whims of imperial power? The answer is clear. We did not and never will. I come from an ancient land whose leaders have stood courageously by their people in the pursuit of justice, independence, and the defense of sovereignty and territorial integrity, sacrificing their lives for historic and national ideals. I speak for an Iran whose armed forces, medical personnel, school teachers, and law enforcement officers never once placed their own safety above saving the lives of those they are duty-bound to protect and served with honor on the front line of humanity. I speak for a people which, under horrific bombardment, chose to stand firm, for the mothers of Minab who did not bend under the grief of losing their children, for young people who refused to let the dust of war erase their bright futures, and for a nation that, despite all pressures, continue to believe in a free, stable, and just world. By now, it ought to be clear that Iran is unbreakable and only emerges stronger and more united when under pressure. While ready to fight with everything we have in defense of our freedom and our soil, we are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. We Iranians never bow to any pressure or threat, but we reciprocate the language of respect. As much as our powerful armed forces remain ready to exact devastating retribution on aggressors, my people are peace-loving and do not seek war. We are not aggressor in this sordid situation, but the aggrieved. Mr. Chairman, distinguished colleagues, over the past year, I have had the honor of participating in 2 BRICS conferences to convey the government of Iran's conviction that this platform symbolizes the emergence of a new global order, an order in which the global South is a primary architect of the world's future. What was once a lofty aspiration is now a reality, but it is a fragile reality. Imperial power in decline wants to turn back the clock and is desperately lashing out on its way down. This all matters to the BRICS Plus group of countries because the battle Iran has fought is in defense of all of us, of the new world that we are building together. Our brave soldiers have given their lives to resist Western hegemony and the sense of impunity that the US believes it is entitled to. While Iran is grateful for the support and solidarity it has received from BRICS countries, it is imperative that we jointly step up
our work towards ending this sense of entitlement, which has no place in today's world. To virtually everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. The putting away of all pretenses is apparent in the horrors that the West has shamelessly underwritten or outright pursued in the global South, whether in Asia or Africa or Latin America. What was once framed as unthinkable and decidedly shameful is now either overlooked or openly embarrassed in Western capitals, i.e. horrific genocide, shocking violations of the sovereignty of nations, and outright state piracy on the high seas. These crimes and the Western silence they are met with can only take place if there is a sense of impunity. That false sense of entitlement must be shattered by all of us. Iran, therefore, calls upon BRICS member states and all responsible members of the international community to explicitly condemn violations of international law by the United States and Israel, including their illegal aggression against Iran, a member of BRICS, prevent the politicization of international institutions, and take concrete action to halt warmongering and to bring an end to the impunity of those who violate the UN Charter. We believe that BRICS can and must become one of the principal pillars in shaping a more just, balanced, and humane global order, an order in which might can never make right. Nations which stand up for their dignity and independence may endure hardship, but they will never be defeated. Thank you, Mr. Chairman, for your attention. Thank you, Excellency. I would